हेलो स्टूडेंट, आज अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर करेंगे 2025 वाला। कल हम इसका पहला पार्ट कर चुके थे, आज हमारा सेकंड पार्ट। व्हाट आर द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आप मोनोटोनिक प्रेफरेंस से क्या समझते हैं? हिंदी में इसका मतलब होता है एक रूपी वरीयता का क्या अर्थ है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट बिटवीन एनी टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर विच हैव मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स। हमारे पास एक ही गुड्स के मान लो दो बंडल है और हम इसमें जो मोर होता है उसको प्रेफर देंगे, और जिसमें हमारे पास कम मतलब कमोडिटी है उसको हम प्राथमिकता यानी कि उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बंडल एक और बंडल बी। मान लो हमारे पास दो बैग या फिर दो थैले हैं। पहले बैग में हमारे पास 3 सेव है और 3 बनाना है, जबकि दूसरे बैग में हमारे पास 4 एप्पल और 4 बनाना है यानी कि 4 सेव और 4 केले हैं। तो इसमें से हमारा जो 4 एप्पल और 4 बनाना है उसको हम चूज कर लेंगे। क्यों चूज कर लेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच हैव मोर ऑफ एट लीस्ट। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन में हमारे पास इसमें से ज्यादा आइटम या ज्यादा सामान किस थैले में है, किस बैग में है? बंडल बी में। हिंदी मीडियम में एक रूपी वरीयता का क्या अर्थ है? एक रूपी वरीयता का अर्थ यह है कि उपभोक्ता अधिक वस्तुओं को कम वस्तुओं की तुलना में हमेशा अधिक पसंद करता है, बशर्ते अन्य सभी बातें समान हो। अधिक वस्तुओं को हमें प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता देनी है, और जिस बैग में या जिस थैले में कम वस्तुएं हम उसको प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता नहीं देंगे। उदाहरण के लिए उपभोक्ता के पास अगर दो बंडल हैं, तो एक पहले हमारे जो बैग है उसमें 3 सेव और 3 केले हैं, दूसरे हमारा जो बैग है उसमें 4 सेव और 4 केले हैं। तो हम किसको प्रेफरेंस यानी किसको पसंद करेंगे? जिसमें हमारे पास ज्यादा सामान हो। तो बंडल बी में हमारे पास 4 सेव और 4 केले हैं, तो हम इसको चूज कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। आप यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता की दो विशेषताएं बताइए। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल वर्ड। जो उपयोगिता जो शब्द होता है वो एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, वो एक मानसिक यानी कि मन से लिया गया एक शब्द है। यूटिलिटी इज ए फॉर्मलेस थिंग्स विच इज कंसर्न्ड विद सेंटिमेंट्स। इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड बिकॉज इट हैज नो फॉर्म। जो यूटिलिटी होती है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बस। यूटिलिटी को हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, इसको बस हम रियलाइज यानी कि महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज एन इंडिविजुअल। जो यूटिलिटी होती है वो व्यक्तिगत होती है। हर एक आदमी की उपयोगिता यानी कि जो पसंद होती है उससे मिलने वाला, वस्तु से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग अलग होता है। यूटिलिटी इज पर्सनल कॉन्सेप्ट बिकॉज व्हाट इज ऑफ यूटिलिटी टू वन पर्सन नॉट टू बी ऑफ द सेम यूटिलिटी टू अनदर पर्सन। जैसे मान लो किसी एक बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, तो दूसरे के लिए वही कोल्ड ड्रिंक उसको पीना अच्छा नहीं लगता है, बोलता है नहीं कोल्ड ड्रिंक तो जहर है, हम इस जहर को नहीं पिएंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है। नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी आपको दो विशेषताएं बतानी है। तो द इंडिफरेंस कर्व मस्ट स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। जो इंडिफरेंस कर्व होता है इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा नीचे की ओर झुका हुआ होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ऊपर की ओर जाएगा, उससे हमारा मिलने वाला जो हमें संतुष्टि है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जो हमारी दो लाइनें होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, तो दोनों ही जो लाइन है उसको इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन बजट सेट। आप बजट सेट से क्या समझते हैं? ए बजट सेट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that a consumer can purchase given amount of income given the price of two commodities. The budget set include all those combination which cost less than or equal to his income. तो बजट सेट इसमें क्या होता है? बजट सेट मान लो हमारी जो इनकम है उससे या तो हम बराबर या फिर हम उससे कम कमोडिटीज खरीद सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट सेट बोलते हैं। हमारे पास एक बंडल है, उसमें हमारे पास दो गुड्स हैं, और दोनों गुड्स अगर हम खरीदेंगे
तो या तो जितनी हमारी इनकम है उसी के इक्वल खरीद पाएंगे, या फिर हम जो कमोडिटी यानी कि आर्टिकल वगैरह खरीद रहे हैं वो अपनी इनकम से कम खरीद पाएंगे, तो उसी को अपन बजट सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, डिफाइन रिटर्न टू स्केल। आप रिटर्न टू स्केल से क्या समझते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटर्न टू स्केल स्टडीज हाउ द आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल द फैक्टर आर चेंज प्रोपोर्शनेटली सो द प्रोपोर्शन अमंग देम डज नॉट चेंज। जो रिटर्न टू स्केल होता है उसमें यह बताया जा रहा है कि हम जो माल बनाने के जो फैक्टर हैं उसमें कितना चेंज कर दें या किस रेशियो में चेंज कर दें कि हमारा जो आउटपुट है उसमें भी कितना चेंज आ जाएगा। डेफिनेशन, रिटर्न टू स्केल शो व्हाट हैपेंड टू आउटपुट। आउटपुट मतलब उत्पादन कितना होगा व्हेन ऑल इनपुट आर इंक्रीज। अगर हम माल बनाने के जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं, लेबर है, लैंड है, मशीन है और मनी है, अगर इसको हम डबल कर दें, अगर हम माल बनाने के जो फैक्टर है अगर वो डबल कर दें तो हमारा जो आउटपुट है क्या वो डबल हो जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिटर्न टू स्केल। टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये 3 प्रकार का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एग्जांपल के तौर पर मान लो हमने माल बनाने के जो फैक्टर है वो डबल कर दिए, तो हमारा जो माल है यानी हमारा जो आउटपुट है वो भी डबल हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रेट से हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ा रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? मान लो हमने माल बनाने के जो फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, वो डबल कर दिए, लेकिन हमारा जो आउटपुट है ना वो ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया, तो हम किस स्पीड से बढ़ रहे हैं? इंक्रीजिंग रेट से। और डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? मान लो हमारे पास जो लैंड है वो हमने डबल कर दी, पहले से हमने अपने बिजनेस में जो पैसा है वो भी डबल कर दिया, लेकिन जो हमारा आउटपुट है ना वो डबल नहीं हो पाया, वो सिंगल ही रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन है, प्रतिफल के पैमाने का क्या अर्थ है? जब पूंजी, भूमि, श्रम आदि सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, यानी कि हम लैंड भी बढ़ाएंगे, लेबर भी बढ़ाएंगे और कैपिटल भी बढ़ाएंगे, लेकिन हम बढ़ाएंगे कैसे? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे, तो हमारा जो उत्पादन है ना वो भी चेंज होगा, लेकिन उस उत्पादन में कितना चेंज हो रहा है इसी को बताने के लिए हमारा ये जो है प्रतिफल के पैमाने, हम इसी को कहते हैं। तो प्रतिफल के हमारे 3 प्रकार है जो भी हमने आपको बताए हैं। एक होता है वृद्धिमान प्रतिफल, एक होता है समान प्रतिफल और एक होता है ह्रासमान प्रतिफल। जब उत्पादन कारकों की वृद्धि से अधिक अनुपात में बढ़ाया जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वृद्धिमान प्रतिफल। जब उत्पादन यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा हो और हमने माल बनाने के जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं वो डबल किए थे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया? 3 गुना हो गया, ट्रिपल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे वृद्धिमान प्रतिफल। समान क्या होगा? हमने माल बनाने के जितने भी फैक्टर है वो डबल कर दिए, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी डबल हो गया, तो जितना हमने मजदूरी, जितना हमने लेबर बढ़ाए हैं, जितना हमने कैपिटल बढ़ाई है, हमारा प्रोडक्शन भी उस हिसाब से डबल हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समान प्रतिफल। और ह्रासमान का मतलब है डेप्रिसिएशन, यानी कम स्पीड से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमने माल बनाने के जो फैक्टर है वो तो डबल कर दिए, लेबर 1 से 2 कर दी, मशीन 1 से 2 कर दी, कैपिटल भी हमने 1 लाख से 2 लाख कर दी, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है ना वो डबल नहीं हो पाया, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ सिंगल रह गया, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्म प्रॉफिट? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम यानी कि आगम, जो पैसा आएगा हमारे पास, और कॉस्ट का मतलब होता है लागत। तो लागत और आगम का जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई पेन बनाया 10 रुपए में, तो ये तो हो गई इसकी कॉस्ट यानी कि लागत। उसी पेन को हमने बढ़ा करके बेचा 12 रुपए में, तो ये हो गई हमारी इनकम यानी कि रेवेन्यू। तो 10 रुपए में और 12 रुपए में जो डिफरेंस है 2 रुपए का, वो प्रॉफिट यानी कि लाभ कहलाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या समझते हैं? अवसर लागत, टू चूज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमने दोनों ऑप्शनों में से बेस्ट ऑप्शन चुन लिया। अगर हम एक बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं तो हमें जो
दूसरा जो ऑप्शन है उसका सेक्रीफाइस यानी कि उसका त्याग करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं हम फॉरगॉन। बेस्ट, हमने बेस्ट ऑप्शन क्यों चुने? क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन में ज्यादा फायदा था। तो बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए हमें जिस ऑप्शन को छोड़ना पड़ा, जिसका त्याग करना पड़ा, बस उसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी मान लो 2 जगह नौकरी लग गई, हमारी बैंक में भी नौकरी लग गई और हमारी टीचिंग लाइन में भी जॉब लग गई है। बैंक में हमें 1 लाख रुपए मिलते हैं और टीचिंग लाइन में मान लो हमें 80,000 रुपीज मिलते हैं। तो अगर हम बैंक की जॉब अडॉप्ट यानी कि अपना लेते हैं, अगर हम बैंक की जॉब ले लेते हैं 1 लाख रुपए की, तो हमें किसका त्याग करना पड़ा? टीचिंग का। तो हमें 80,000 रुपए का सेक्रीफाइस करना पड़ा। बस इसी को हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारी जो अवसर लागत है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो 80,000 रुपीज मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आप पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की विशेषताएं बताइए। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार होता है उसमें माल बेचने वाले और माल खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता है उसमें हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो होमोजीनियस, मतलब एक जैसा माल बिकता है। उसमें उस प्रोडक्ट का कलर, उसका साइज, उसका शेप, उसकी रेट, सब कुछ एक जैसा होता है। तो ये हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की 2 कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी से दैट फॉर ए कमोडिटी इन द मार्केट एक्सेस डिमांड। हम कब कह सकते हैं? जब हमारा जो वस्तु है वो बाजार में जो बिकने आई है उसकी एक्सेस डिमांड, उसकी डिमांड ज्यादा कब हो जाएगी, और एक्सेस सप्लाई मतलब पूर्ति कब ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड अत्यधिक मांग। वी से दैट देयर इज ए excess meant when at a given price the quantity demanded greater than the quantity supplied। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब पूर्ति कम हो जाए और हमारी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाए, और मार्केट में जो एक एग्जिट रेट है ना उससे ज्यादा पर अगर हमारे माल की डिमांड बढ़ रही है और उस हिसाब से हमारी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ये कब होता है? This usually happens when the price is below the equilibrium price। ये तब होता है जब हमारा जो मूल्य है वो संतुलन मूल्य से कम होता है। तो संतुलन मूल्य से अगर हमारी जो गुड्स है, हमारी जो कमोडिटी है, उसकी प्राइस कम होती है तो जो वस्तु की डिमांड है वो बढ़ जाती है। जब वस्तु की डिमांड बढ़ रही है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। और एक्सेस सप्लाई, we say that there is excess supply when at a given price the commodity supplied greater than the quantity demanded। जितनी बाजार में मांग है किसी वस्तु की और अगर उससे भी ज्यादा माल बन करके मार्केट में आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेस सप्लाई कहते हैं। हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन, अधिक मांग और अधिक आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक मांग या अधिक मांग, जब किसी निश्चित मूल्य पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा से अधिक होती है तब उस वस्तु को अत्यधिक मांग की स्थिति होती है। जब किसी निश्चित मूल्य पर मान लो कोई एक सामान है वो 10 रुपए में बिक रहा है, लेकिन उसकी पूर्ति उस हिसाब से नहीं हो रही जितने उसकी डिमांड है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम अत्यधिक मांग या अत्यधिक मांग कहते हैं। यह स्थिति सामान्य तब होती है जब बाजार मूल्य संतुलन मूल्य से कम होता है। तो कोई भी चीज अगर बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस से इक्विलिब्रियम लेवल पर यानी कि बिलो लेवल पर बिक रही हो, यानी कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो क्या होती है? उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। जब वस्तु की डिमांड बढ़ रही है और उस हिसाब से सप्लाई ना बढ़े तो इसको हम अधिक मांग या अत्यधिक मांग यानी कि एक्सेस डिमांड कहते हैं। और एक्सेस सप्लाई, अधिक आपूर्ति, जब किसी निश्चित मूल्य पर आपूर्ति की गई मात्रा मांग की गई मात्रा से अधिक हो जाती है, यानी कि वस्तु की डिमांड है कम और उसकी सप्लाई यानी कि पूर्ति हो जाए ज्यादा, तब उसके लिए अधिक आपूर्ति की स्थिति होती है। ऐसा कब होता है? यह स्थिति सामान्यतः तब होती है जब बाजार मूल्य संतुलन मूल्य से अधिक होता है। मान लो कोई चीज महंगी है तो क्या होगा? मार्केट में वो चीज बन करके तो आ रही है, उसकी सप्लाई तो हो रही है, लेकिन उसको खरीदने वाले है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज महंगी बिक रही है, इसलिए। तो ये अधिक
आपूर्ति। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट विल हैपन इफ द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट इज, क्या होगा अगर मार्केट में जो एक किसी वस्तु की जो प्राइस है वो प्रिवेलिंग मतलब इस रेट पर अगर हो तो, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन मूल्य से अगर कोई चीज ज्यादा पर बिक रही हो तो, और अगर संतुलन मूल्य से कोई चीज अगर कम रेट पर बिक रही हो तो पहले हम एक कंडीशन पढ़ते हैं। व्हेन द प्रिवेलिंग प्राइस, मार्केट में जो रेट है, इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पर बिक रही है तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑकर एट ए हायर प्राइस, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई कौन बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर बढ़ाएगा। प्रोड्यूसर इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि उसको अपनी चीज के अच्छे रेट मिल रहे हैं, इसलिए सप्लाई करने वाले लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर गुड्स बिकॉज दे वांट मोर प्रॉफिट। अगर कोई भी चीज बाजार में जो रेट चल रहा है, संतुलन मूल्य उसको कहते हैं, अगर उससे भी ज्यादा पर अगर कोई चीज बिक रही है मार्केट में, तो ऐसी दो सिचुएशन कौन कौन सी होंगी, एक्सेस सप्लाई, इसमें सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि माल बनाने वाले को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर गुड्स बिकॉज दे वांट मोर प्रॉफिट। दूसरा क्या होगा, कंज्यूमर डिमांड लेस बिकॉज द प्राइस इज हाई। जब कोई चीज एक फिक्स रेट से ज्यादा रेट पर बिक रही है तो कस्टमर उस चीज को खरीदना ही छोड़ देंगे, और जब कस्टमर उस चीज को खरीद ही नहीं रहे हैं, उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे, तो मार्केट में डिमांड कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी, उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा इसका, देयर विल बी अनसोल्ड स्टॉक, तो हमारे पास जो स्टॉक है ना वो बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। क्यों, हमारी वस्तु महंगी है और उसकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। सेलर विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइस, और लास्ट में क्या होगा, माल बेचने वाले को अपनी जो वस्तु है उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। एंड द प्राइस विल मूव टुवर्ड इक्विलिब्रियम, और अपने आप जो हमारी वस्तु महंगी थी उसको हमें नीचे यानी कि लोअर प्राइस पर लाना पड़ेगा। बी कंडीशन, व्हेन द प्रिवेलिंग प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जब कोई वस्तु संतुलन मूल्य से कम पर बिक रही हो तो क्या होता है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मान लो कोई भी वस्तु है वो एक संतुलन मूल्य से कम पर बिक रही है, तो ऑटोमेटिक वो चीज जब सस्ती बिक रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कंज्यूमर डिमांडेड मोर गुड्स बिकॉज द प्राइस इज चीप, कंज्यूमर उस वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे क्योंकि वो चीज सस्ती बिक रही है। प्रोड्यूसर सप्लाई लेस बिकॉज प्रॉफिट इज लो, और सप्लाई घट जाएगी। क्यों, क्योंकि माल बनाने वाले जो सप्लाई है वो अपने आप घटा देंगे, क्योंकि उनको माल बनाने में या माल को मार्केट में भेजने पे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देयर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ द गुड्स इन द मार्केट, जब माल बनाने वाले माल कम बनाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो मार्केट की ऑटोमेटिक क्या होगा, गुड्स की जो डिमांड है वो तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सो द बायर विल बी रेडी टू पे, बायर तो उसको खरीदना चाहता है ज्यादा रेट पर, एंड द प्राइस विल मूव टुवर्ड इक्विलिब्रियम, और धीरे धीरे जो वो वस्तु है जब सस्ती हो जाएगी तो वो चीज ऑटोमेटिक बिकने लगेगी। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 4 नेसेसरी कमोडिटीज ऑन विच द प्राइस सीलिंग इज एप्लीकेबल, आप किन्हीं 4 ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसके लिए प्राइस सीलिंग वाला जो रूल है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 4 such commodities are, प्राइस सीलिंग का मतलब ये होता है कि ये जो रेट है सरकार तय कर देती है कि इन चीजों के रेट इतने ही रहेंगे या इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर इन चीजों का अधिकतम मूल्य और अगर इनसे भी ज्यादा हो गया तो इनको जो गरीब आदमी वो खरीद नहीं पाएगा। जैसे कि केरोसिन ऑयल, सरकार इन चीजों के रेट क्या कर देती है, मैक्सिमम रेट फिक्स कर देती है कि ये चीज इससे ज्यादा रेट पर नहीं बिकेंगी। जैसे कि घासलेट यानी केरोसिन ऑयल, एलपीजी कुकिंग गैस, शुगर, चीनी और एसेंशियल मेडिसिन मतलब आवश्यक दवाइयाँ। द गवर्नमेंट फिक्सेस ए प्राइस सीलिंग ऑन दीज गुड्स टू एंश्योर अफोर्डेबल प्राइस, सरकार इनका एक अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देती है कि गरीब आदमी भी इनको खरीद सके, और सरकार इनकी प्रोटेक्शन यानी जो किसान वगैरह होते हैं उनके पास जो अनाज वगैरह होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार इनकी एक रेट फिक्स कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द वेल नोन एग्जांपल ऑफ द प्राइस फ्लोर, आप प्राइस फ्लोर से क्या समझते हैं, आप इसका कोई एक एग्जांपल दीजिए।
तो प्राइस फ्लोर का एक एग्जांपल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम समर्थक मूल्य, इसको शॉर्ट में एमएसपी भी कहते हैं। एमएसपी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एमएसपी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है जैसे कि गेहूं या फिर राइस। सरकार इनका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है ताकि किसानों का जो गेहूं या चावल है वो कम से कम इतने रेट पर जरूर बिके। नहीं तो मंडी में अगर वो अपना गल्ला लेने करके जा रहे हैं किसान, और अगर उनका गल्ला उस रेट पर ना बिक रहा हो, तो किसानों को ये एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना जो फसल वगैरह है वो मार्केट में मंडी में मत बेचिए, आप उसको गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट को दे दीजिए, गवर्नमेंट को बेच दीजिए। तो इसी को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है स्थानापन्न वस्तु और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है पूरक वस्तु। तो इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। These are goods which can be used and placed in one another। जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है वो गुड्स होता है जब हम किसी एक वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु से काम चला लें, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, these are the goods where are consumed together to obtain a satisfaction, car and petrol, pen and ink। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है वो हम दोनों वस्तु जब एक साथ इस्तेमाल करते हैं उसको मिलने वाला हमें जो सेटिस्फेक्शन है, जैसे कि कार और पेट्रोल या फिर पेन और इंक। जब एक साथ दो वस्तुओं की डिमांड की जाती है तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे कि कार और पेट्रोल, अगर हम कार खरीदेंगे तो कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल भी चाहिए। या फिर पेन और इंक, अगर पेन ज्यादा बिक रहे हैं तो फिर इंक भी ज्यादा बिकेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हो गए। और सब्स्टिट्यूट गुड का एक एग्जाम्पल हो गया कोक और पेप्सी। अगर हम कोका कोला पीने जा रहे हैं, अगर हमें कोका कोला नहीं मिल रहा है किसी भी शॉप पर या दुकान पर, तो हम पेप्सी से काम चला लेंगे। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इज ए कॉम्पिटिटिव डिमांड। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है कि दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है। जबकि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं होती हैं, द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज अ जॉइंट डिमांड। दोनों की डिमांड एक साथ होती है, दोनों की डिमांड एक साथ होती है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर ब्रेड ज्यादा बिक रही है तो फिर बटर भी या जैम ज्यादा बिकेगा। ये इसके एग्जांपल है, टी एंड कॉफी और कोक और पेप्सी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल है कार और पेट्रोल, पेन और इंक। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आप जीडीपी, एनडीपी, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के फुल फॉर्म बताइए। तो जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स सरकार के ही द्वारा क्यों दी जानी चाहिए, क्वेश्चन हमारा ये है। इसका आंसर है नॉट एक्सक्लूडेबिलिटी। पब्लिक गुड्स और नॉट एक्सक्लूडेबल, which means people cannot be prevent from use them, for example street light। जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सरकार के द्वारा ही इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि पब्लिक जो गुड्स होते हैं उसको हम किसी भी आदमी को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। जैसे कि स्ट्रीट लाइट, अगर सड़कों पे जो लाइट लगी है तो वो अमीर के लिए भी लगी है और गरीब के लिए भी लगी है, हम किसी को भी उस सेवा से वंचित नहीं कर सकते। एंड नेशनल डिफेंस बेनिफिट एवरीवन, और उसका जो बेनिफिट है वो हर एक आदमी को मिलना चाहिए, इवन दोस हु डू नॉट पे फॉर देम। भले ही कोई गरीब आदमी है वो उसका पेमेंट भी नहीं कर सकता हो, तो भी जो पब्लिक गुड्स हैं वो गरीबों के लिए भी होती हैं और अमीरों के लिए भी होती हैं, उनका इस्तेमाल करने से हम किसी को भी रोक नहीं सकते। नेक्स्ट, नॉन रिडक्शन इन कंजम्पशन। पब्लिक गुड्स वो गुड्स भी होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से
या किसी एक आदमी के इस्तेमाल करने से उसकी शॉर्टेज किसी दूसरे आदमी को नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो कोई अमीर आदमी अगर रोड पे चल रहा है तो चलने दो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि गरीब आदमी के लिए रोड कम पड़ जाएगी, या फिर अमीर आदमी अगर उस रोड पर चल चुका है तो रोड खत्म हो गई है, अब गरीब आदमी उस रोड पर चल ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा है सोशल वेलफेयर। पब्लिक गुड्स सरकार के द्वारा इसलिए भी दी जानी चाहिए क्योंकि सरकार जो भी चीज देती है वो सोशल वेलफेयर के लिए देती है। नेक्स्ट, मार्केट फेलर्स। द मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स efficiently due to the above reasons. Therefore, government intervention is necessary to ensure their provision. जो पब्लिक गुड्स हैं अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिए जाएंगे तो वो रेट बढ़ा देंगे या फिर वो हर एक आदमी को नहीं देंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, जानबूझ करके दखलंदाजी करती है और पब्लिक गुड्स जो है वो सरकार के ही द्वारा बांटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain any three objects of the government budget. Explain any three objectives of the government budget. आप गवर्नमेंट बजट के 3 उद्देश्य बताइए। तो पहला है हमारा इसमें रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। जो हमारा समाज है उसमें काफी असमानता है तो उसको दूर करने के लिए सरकार बजट बनाती है। One of the main objectives of the government budget is to reduce income and wealth inequalities. हमारे समाज में जो एक असमानता है लोगों की आय में और लोगों की जो संपत्ति है, अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो सरकार इस दूरी को मिटाने के लिए अमीरों पर टैक्स वगैरह लगाती है और गरीब लोगों को सब्सिडी वगैरह देती है, जिससे समाज की भलाई वगैरह ज्यादा हो सके और गरीब लोगों के साथ एक सोशल जस्टिस यानी कि एक सामाजिक न्याय हो सके। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी जो आर्थिक स्थिरता है वो बनी रहे, इसलिए भी सरकार बजट बनाती है। द गवर्नमेंट बजट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सरकार महंगाई को कंट्रोल वगैरह कर करके जो आर्थिक स्थिरता है उसको कंट्रोल करके रखती है ताकि महंगाई ज्यादा बढ़ ना जाए। चीजें अगर महंगी होंगी तो फिर गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। तीसरा, सरकार बजट इसलिए भी बनाती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों को आवंटन करने के लिए। द गवर्नमेंट रीअलोकेट्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। सरकार जो बजट बनाती है उसमें सरकार के पास जो पैसा होता है सरकार इस हिसाब से बांटती है ताकि सरकार का जो निर्धारित लक्ष्य है वो आराम से उसको प्राप्त हो जाए। If the primary responsibility of the government to build a sound socio-economic infrastructure, सरकार की एक जवाबदारी भी है कि सरकार हमारे जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें एक इकोनॉमिक बैलेंस बना के रखे। हमारा जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जैसे कि हर आदमी को हेल्थ यानी कि मेडिकल की फैसिलिटी मिल सके, गरीब लोगों को मकान वगैरह मिल सके, इंडिया में हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके, लोगों का जो रहन सहन है, जो वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठ सके। तो सरकार ये सारी की सारी सेवाएं देने के लिए भी बजट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम ऑफ एनी 3 आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट एंड द 3 आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप भुगतान संतुलन में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें 3 करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता और 3 कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाते की चीजें या फिर आइटम बताइए। सबसे पहले करंट अकाउंट, जिसमें इंडिया का पैसा पर मंथ या पर ईयर इंडिया के बाहर आता जाता हो, आपको 3 ऐसी चीजें बतानी है। करंट मतलब बार बार होने वाली इनकम या खर्चे। तो सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया के बाहर अगर हम माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें इंडिया की जो करेंसी वो बाहर जाएगी और जो बाहर की करेंसी है वो इंडिया में आएगी। दूसरा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, etc। अगर हम एक देश की सर्विस दूसरे देश को दे रहे हैं, दूसरे देश की सर्विस अगर हम ले रहे हैं तो इस तरह से जो इंडिया की करेंसी वो बाहर जा रही है और जो बाहर की करेंसी है वो इंडिया में आ रही है। जैसे कि पानी के जहाज में जब सामान वामान जाता है तो उस जहाज का बीमा वगैरह होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट उस जहाज का भाड़ा वगैरह भी देना पड़ता है। या फिर मान लो कोई विदेश से कोई इंजीनियर या डॉक्टर हमारे इंडिया में आ रहा है, वो हमें सर्विस दे रहा है, या हमारे इंडिया के जो इंजीनियर या डॉक्टर वगैरह वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो वो बाहर उन्होंने सर्विस दी, तो अगर वो डॉलर कमा के इंडिया में ला रहे हैं तो इस तरह से एक देश की करेंसी इंडिया में आएगी और जाएगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसको हम वन साइड ट्रांसफर भी कहते हैं, गिफ्ट्स और डोनेशन।
हमारी सरकार के द्वारा गरीब देशों को अगर किसी नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पर फ्री में कोई मदद वगैरह की जा रही है तो इस तरह से वो इंडिया की करेंसी बाहर जा रही है, या फिर अगर कोई अमीर देश हमारे इंडिया की मदद कर रहा है तो इस तरह से बाहरी करेंसी इंडिया में आ रही है। तो ये हमारी करंट अकाउंट की चीजें होती है। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पूंजी खाता। पूंजीगत खाता का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कई सालों में या कई वर्ष में इंडिया का पैसा बाहर जाए या फिर बाहर का पैसा इंडिया में आए, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजीगत खाते में रखेंगे। जैसे कि लैंडिंग एंड बोरोइंग। लैंडिंग और बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है पैसा उधार लेना, जबकि लैंडिंग का मतलब होता है पैसा उधार देना। जैसे मान लो हमने किसी अमीर देश से, जैसे अमेरिका वगैरह या स्विट्जरलैंड वगैरह से हमने 100 करोड़ रुपए उधार ले लिए 5 साल के लिए, तो हम 5 साल बाद ही अमेरिका का या फिर स्विट्जरलैंड का पैसा वापस करेंगे। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या कोई विदेशी कंपनी ने हमारे इंडिया में कोई जमीन या कोई फैक्ट्री में पैसा लगाया हो, या फिर हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने किसी विदेशी या किसी दूसरे देश में जाकर के पैसा लगाया हो, तो इसको अपन बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हो पोर्टफोलियो में, तो ये भी इस तरह से एक देशी करेंसी दूसरे देश में आती और जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 एलिमेंट्स विच अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप 3 ऐसी चीजें बताइए जिससे हमारा जो विदेशी विनिमय जो दर है, जो रेट है, उस पर प्रभाव पड़ता है। या फिर क्वेश्चन को और सिंपल भाषा में बोले कि जो विदेशी विनिमय दर होती है, जो एक्सचेंज रेट होती है, जिस रेट पर दो देशों की करेंसी आपस में एक्सचेंज होती है, वो कैसे घटती और बढ़ती है, उसको प्रभावित करने वाली कुछ चीजें बताइए। तो पहला है इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज की दर। हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अगर हमारे इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, तो जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी कंपनी या फिर विदेशी जो इन्वेस्टर हैं, वो हमारे इंडिया में पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी, तो जब वो इंडिया में पैसा लगाएंगे, इंडिया की कंपनी फैक्ट्रियों में, तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी, हमारी जो घरेलू मुद्रा है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लीडिंग टू एप्रिसिएशन। तो इसी को कहते हैं हम एप्रिसिएशन। हमारे इंडिया की करेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर हमारे ही देश की जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, तो हमारे जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे, फिर वो बाहर पैसा लगाना शुरू कर देंगे, वो बाहर जमीन खरीदेंगे, बाहरी फैक्ट्री खोलेंगे, तो हमारा जो इंडिया का पैसा वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से करेंसी एप्रिसिएशन की जगह उल्टा हो जाएगा डेप्रिसिएशन। हमारी जो घरेलू मुद्रा है, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी कीमत धीरे 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 घटने लगेगी। इसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने वाला। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेट। ए कंट्री with a lower inflation rate compared to other countries with have stronger currency. High inflation reduces the purchasing power of money. जो मुद्रास्फीति की जो दर है, अगर वो कम होगी तो हमारे देश की जो करेंसी है उसकी जो रेट है वो बनी रहेगी और हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। और अगर हमारे लिए, हमारे देश में महंगाई हो जाए, महंगाई है तो फिर क्या होगा, तो जो हमारे लिए वस्तुएं हैं वो खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा, या फिर हम जो 100 रुपए में पहले ज्यादा सामान खरीदते थे, हम 100 रुपए में कम सामान खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो हम सामान कम खरीद पाएंगे। जब हम सामान कम खरीद पा रहे तो हमारी परचेजिंग पावर कैसी हो गई? कम हो गई। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी कहेंगे। तो इस तरह से भी हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मांग और पूर्ति फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा की। द एक्सचेंज रेट इज मेनली डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। जो विनिमय दर होती है वो किस पर डिपेंड करती है? डिमांड और सप्लाई पर ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस ड्यू टू इंपोर्ट्स। अगर हम विदेशों से ज्यादा सामान खरीदेंगे, अगर हमारे इंपोर्ट बढ़ जाए, अगर हमारे आयात बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? हमने जो माल मंगाया है उसका पेमेंट करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। जब हमें विदेशी मुद्रा चाहिए तो हम विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे, और जितनी ज्यादा हम विदेशी मुद्रा खरीदेंगे उतनी ही फॉरेन जो करेंसी है उसकी रेट बढ़ जाएगी हमारे लिए, और हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी रेट घट जाएगी। और अगर इसका अपोजिट हो जाए
कि अगर हमारे इंडिया के से एक्सपोर्ट बढ़ जाए, अगर हमारा निर्यात बढ़ जाएगा तो हमारा विदेशों में माल जाएगा और वहां से इंडिया में ज्यादा से ज्यादा डॉलर वगैरह आएगा। तो इस तरह से हमारी जो इंडिया की करेंसी की रेट है वो बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट, आज अपना हम क्वेश्चन नंबर 17 तक ही कवर करते हैं। 18 क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।